अनायज़ा की आंखें उसके कानों में गूंजने वाली एक मीठी धुन की वजह से खुली। उसने साइड टेबल पर पड़े क्लॉक से टाइम देखा तो सुबह के 7 बज रहे थे। वो आंखों को मसलती हुई उठी और ग्लास वॉल की तरफ देखा। आज नॉर्मल सी स्नो फॉलिंग हो रही थी। अनायज़ा को भी वो धुन सुनाई दे रही थी। वो उठ के गिलास वॉल के पास खड़ी हो गई। एक शख्स वाइट ओवरकोट पहने, सर पे हुडी लिए, जंगल की शुरुआत में जहाँ दरख्त कदरे फासले पर थे, लकड़ी के बेंच पर बैठा सैलो बजा रहा था। उसकी धुन अनायज़ा के दिल को छूने लगी। उसने गर्म शॉल उठा के कंधों पे ली, सर पर कैप पहने बाहर की जानिब चल दी। वो तेज तेज कदमों से चल रही थी। उस शख्स को देखने की जुस्तजू ना जाने क्यों उसके दिल में जाग उठी थी। गेट से बाहर निकलकर 10-12 कदमों के फासले पर वो उस शख्स के पीछे चुपके से खड़ी हो गई। हल्की नन्ही बर्फबारी उस शख्स के ऊपर पड़ी सफ़ेद फूलों की मानंद लग रही थी। अनायज़ा ने आंखें बंद की और उसकी धुन को महसूस करने लगी। एक एहसास, एक दर्द था जो कि वो शख्स लफ्ज़ों के बजाय उस धुन के ज़रिए अपने अंदर का हाल बयान कर रहा था। कुछ देर तक अनायज़ा यूं ही आंखें बंद किए सुकून से धुन सुनती रही। जब धुन की आवाज़ बंद हुई, अनायज़ा ने आंखें खोली तो रूहान सहमा हुआ उसकी तरफ देख रहा था। क्या यही वो शख्स था? अनायज़ा ने दिल में सवाल किया और फिर रूहान के हाथों को देखा। वो एक हाथ में सैलो पकड़े खड़ा था। अनायज़ा के दिल को ठेस लगी। काश वो शख्स भी आम इंसानों की तरह होता, जो उससे डरने के बजाय उससे मोहब्बत करता। वो उसे बिना कुछ कहे मुड़ी और घर में दाखिल हो गई। दोपहर हो चुकी थी मगर अनायज़ा ने आज रूहान के साथ एक लफ्ज़ भी बात नहीं की थी। वो चोर नज़रों से अनायज़ा को देखता रहा। उसे मालूम हो चुका था कि कोई बात है जिसकी वजह से वो आज खामोश है, मगर उससे खुद पूछने की रूहान में हिम्मत नहीं थी। अनायज़ा को आज अपने पापा की बहुत याद आ रही थी। जब से वो यहाँ आई थी उन्होंने एक बार भी कॉल नहीं की थी। एक तो उन्होंने इस किस्म के इंसान के साथ अनायज़ा को बांध दिया था जो उससे बात तक नहीं करता था। दूसरा, उन्होंने खुद भी राब्ता नहीं किया। वो लाउंज में सोफे से टेक लगाए बैठी टीवी देख रही थी कि रात को लेट सोने की वजह से उस पर नींद का गलबा तारी हुआ। रूहान ने कमरे का दरवाज़ा खोलकर अनायज़ा को देखा तो उसे सोता पाया। वो आसपास नज़रें फेरता बे आवाज़ कदमों से एक एक सीढ़ी उतरता हुआ सोफे के करीब खड़ा हुआ और उसे देखने लगा। उसे वो सोई हुई बहुत खूबसूरत लग रही थी। उस वक्त रूहान को उसके सोए हुए होने की वजह से डर भी नहीं लग रहा था। वो खूबसूरत सब्ज़ आंखों से उसे देखने में मसरूफ़ था। वो आज पहली बार उसे गौर से देख रहा था। उसने अनायज़ा की घनी और ऊपर की जानिब मुड़ी हुई पलकों को देखा, फिर उसकी पतली नाक को, फिर उसके गोल शेप के पिंक होंठों को देखने लगा। वो उसके करीब चेहरा किए देख रहा था कि अनायज़ा ने अपनी आंखें खोली। रूहान अचानक डर के पीछे हुआ और मासूम सा बना सीढ़ियों का रुख कर गया। अनायज़ा उसकी इस हरकत पर उसे हैरत से देखती रही। अनायज़ा वार्डरोब में कपड़ों की सेटिंग कर रही थी जब कमरे का दरवाज़ा खटका। आ जाएं, अनायज़ा बोली। बेगम साहिबा, आपका खाना टेबल पे लगा दिया है। अकीला हाथ में रूहान का खाना लिए कमरे में दाखिल हुई। अनायज़ा ने पीछे मुड़ के उसकी तरफ देखा, फिर रूहान की तरफ देखा। वो सहमा हुआ सर नीचे झुकाए बैठा था। रूहान का खाना ले जाओ, आज वो टेबल पे खाना खाएगा, अनायज़ा ने कहा तो अकीला और रूहान दोनों ने ही तेज़ी से उसकी तरफ देखा। जी मगर रूहान बाबा ने कभी टेबल पर खाना नहीं खाया। तो कोई बात नहीं, आज खा लेगा, वो लापरवाही से बोली। रूहान को जान के लाले पड़े ये सोच सोच कर कि वो कैसे बाहर खुलेआम बैठ के अनायज़ा के साथ खाना खाएगा। अकीला दरवाज़ा बंद करते हुए चली गई। उठो रूहान, हमें नीचे टेबल पे जाना है। अनायज़ा अपने काम से फारिग हो चुकी थी। रूहान बगैर कोई रद्द अमल किए खामोश बैठा रहा। रूहान, उसके दोबारा पुकारने पर रूहान ने आहिस्ता से सब्ज़ आंखें उठा के अनायज़ा की तरफ देखा। चलो, उसने बाहर की तरफ इशारा किया। रूहान ने नफ़ी में सर हिलाया। अनायज़ा ने आंखें खोले उसकी तरफ देखा। तुम उठते हो या मैं आके ज़बरदस्ती उठाऊं? उसने धमकी लगाई। रूहान डरता सहमा बेड से उठ के खड़ा हुआ। उसने अपनी शक्ल बिल्कुल किसी नाराज़ बच्चे की तरह बना ली। अनायज़ा बाहर निकली। वो भी आहिस्ता से उसके पीछे चलने लगा। टेबल पर पहुंचकर अनायज़ा कुर्सी खिसकाए बैठी और रूहान उससे दूर सबसे आखिर वाली कुर्सी पे बैठ गया। उफ़, अनायज़ा को उसका डरना गुस्सा दिलाता था। वो खुद ही उठ के रूहान के साथ वाली कुर्सी पे बैठ गई। रूहान की आंखें उसे अपने इतना करीब बैठते देख के खौफ से फैली। अनायज़ा ने उसकी इस हरकत को नज़रअंदाज किया और खाना डालने लगी। उसने एक प्लेट रूहान की तरफ बढ़ाई, एक अपने सामने रखी। अनायज़ा ने खाना शुरू किया और रूहान अभी तक वैसे ही बुत बना बैठा रहा। 2 मिनट तक रूहान को वैसे ही बैठा देख के अनायज़ा ने ज़ब्त से आंखें बंद की। खाना क्यों नहीं खा रहा है? उसने तल्ख लहजे में पूछा। रूहान परेशान सा खामोश बैठा रहा। अनायज़ा ने नवाला बना के उसकी तरफ बढ़ाया। रूहान ने सहमी हुई नज़रों से उसकी तरफ देखा। अनायज़ा ने अपने चेहरे के तासुरात नरम किए तो रूहान ने उसके हाथ से नवाला खा लिया। नवाला खाते वक्त रूहान के होंठ अनायज़ा की उंगलियों को छू गए। एक एहसास उसके अंदर जागा, मगर उसने जल्दी अपना ध्यान खाने में लगाया। अब रूहान आराम से खाना खा रहा था। अनायज़ा की नज़र उसके निचले होंठ के पास तिल पर पड़ी जो खाने की वजह से ऑयली हो चुका था। उसने अपने हाथ के अंगूठे से उसका होंठ साफ किया तो रूहान का चलता हुआ मुंह बंद हुआ। वो हाथ में नवाला लिए बुत बना बैठा था। खाना खाओ, अनायज़ा नरमी से बोली। रूहान ने बमुश्किल हलक से नवाला उतारा और पानी पीने लगा। अकीला ने किचन से रूहान की तरफ देखा। वो उसे देख के खुश हुई थी। आज पहली बार वो कमरे से बाहर टेबल पर बैठकर खाना खा रहा था। खाना खत्म होने के बाद अनायज़ा उठी और रूहान वहीं बैठा रहा। हर बात कह के करवानी ज़रूरी है क्या? उसका लहजा संजीदा था। रूहान उसकी बात का मतलब समझते हुए उठा और उसके साथ कमरे की तरफ चलने लगा। अकीला टेबल से बर्तन उठाने लगी।
वो मुस्कुराते हुए रूहान और अनायज़ा को सीढ़ियाँ चढ़ते हुए देख रही थी। लेटने के कुछ देर बाद रूहान नींद की वादी में गुम हो गया, मगर अनायज़ा अभी भी जाग रही थी। उसने लैंप ऑन किया और तकिए के नीचे से डायरी निकाली। माजी 15/10/1991। आज मेरी शादी को 1 हफ्ता रह गया है। सारी तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। शहजादी की तो खुशी की हद नहीं, वो तो नाचने की तैयारी में खाना पीना सब कुछ भूल चुकी है। राहिल जमाल राना हवेली में दाखिल हुआ। सफ़िया बेगम के साथ मरियम और शहजादी बरामदे में बैठी कढ़ाई कर रही थी। अस्सलाम वालेकुम चची जान। उसको अचानक देख के शहजादी चौंक उठी। अरे राहिल, तुम कब आए? सफ़िया बेगम उसे यूं अचानक आता देखकर हैरान हुई। बस चची जान आपकी बहुत याद सता रही थी, तो सोचा ये कौन सा बड़ी बात है, अभी दीदार कर आता हूँ। उसका इशारा शहजादी की तरफ था। उसकी मानी खेज बात से शहजादी के हाथ में सुई चुभ गई। राहिल की नज़रें तेज़ी से उसकी तरफ उठी। क्या हो गया शहजादी, ध्यान किधर है तुम्हारा? सफ़िया बेगम ने कहा। कहीं नहीं अम्मी जान, अचानक हो गया। अच्छा जाओ राहिल के लिए चाय बना के लाओ, सफ़िया बेगम ने कहा तो शहजादी उठ के किचन की जानिब चल पड़ी। और भाभी जान कैसे मिजाज हैं आपके? वो बतीसी दिखाता हुआ बोला। ठीक हूँ, तुम बताओ कैसे हो? मरियम उसके अंदाज पे मुस्कुराने लगी। अरे मैं तो आपके सामने हूँ, उसने बाजू फैलाए। कभी संजीदा भी हो जाया करो, ऐसी ही हरकतें करते रहे तो किसी ने अपनी बेटी नहीं देनी, सफ़िया बेगम मुस्कुराते हुए बोली। अरे चची जान छोड़ें आप, लड़कियाँ बहुत हैं। उसने किचन की खिड़की की तरफ कनखियों से देखा, जहाँ शहजादी चाय बनाती हुई उसे दिखाई दे रही थी। बड़े बदले हाज हो राहिल, मैं लगाती हूँ दुर्दाना आपा को तुम्हारी शिकायत। अस्तगफिरुल्लाह। अरे चची जान कैसी बातें कर रही हैं? मुझ जैसा मासूम भी भला आपने कहीं देखा होगा। वो बहाने से उठ के सफ़िया बेगम की चारपाई पे बैठा और उनके कंधे दबाने लगा। इसी दौरान उसने मरियम की तरफ एक कागज़ का टुकड़ा फेंका और इशारे से अरसम भाई का। मरियम ने उसे अपने दुपट्टे के नीचे छुपाया और चारपाई से उठ के अपने कमरे की जानिब चल दी। चल हट शरारती, सफ़िया बेगम ने उसके हाथ पे थपकी लगाई। मरियम ने कमरे में आके कागज़ का टुकड़ा खोला। आज रात 11 बजे तुम्हारे घर की छत पे तुम्हारा इंतज़ार करूँगा, आना ज़रूर। तुम्हारा अरसम। मरियम का दिल धड़कने लगा। वो आज तक अरसम से अकेले में नहीं मिली थी। इसी हफ्ते उनकी शादी थी, फिर अरसम को मिलने की क्या ज़रूरत आन पड़ी? वो परेशान सी सोचने लगी। उसके लिए अकेले में मिलना इतना आसान नहीं था। रात के 11 बजे मरियम ने एक नज़र सोई हुई शहजादी की तरफ देखा, फिर बेआवाज़ उठने की कोशिश की। उसे अपने हाथ पाँव कांपते हुए महसूस हो रहे थे। इस तरह का काम वो पहली बार करने चली थी। कमरे से निकलकर उसने पूरी हवेली में नज़र दौड़ाई। हर तरफ सन्नाटा था। एक बार तो मरियम पे खौफतारी होने लगा, फिर हिम्मत करते हुए सीढ़ियों की जानिब बढ़ी। हवेली की छत काफ़ी वसी थी। मरियम पहुंच के अरसम को तलाश करने लगी। उसे दूर कोने में अरसम दिखाई दिया। वो उसे इशारे से अपने पास बुला रहा था। मरियम कांपते हुए जिस्म के साथ उसके पास पहुंची। अरसम, उसने पुकारा। अरसम उसके पास आकर खड़ा हुआ। उसने मरियम को गौर से देखा। सुनहरी कमर तक आते बाल चांद की रोशनी में चमक रहे थे। सफ़ेद दूध जैसी रंगत, सबस खूबसूरत आंखें, होंठ के नीचे स्याह तिल। वो उसे देखता ही रह गया। मुझे मालूम था कि तुम्हारे लिए ये मुश्किल है, मगर फिर भी यकीन था कि तुम आओगी। वो मुस्कुराया। मगर आप इस तरह मेरे घर क्यों आए हैं? ऐसी क्या बात है? बस ये बात है कि पूरा 1 हफ्ता मैं तुम्हें देखे बगैर नहीं गुजार सकता मरियम। मरियम ने शर्म से चेहरा झुकाया। अरसम, आपको ऐसे नहीं आना चाहिए था। क्या करूं, दिल के हाथों मजबूर था। मरियम, उसने पुकारा। जी, जवाब मिला। हमने कभी एक दूसरे को कुछ कहा नहीं है, आज तक सिर्फ आंखों की ज़ुबान से ही बात की है। मैं आज सुनना चाहता हूँ तुम्हारे मुंह से कि तुम कितना चाहती हो मुझे। शर्म से मरियम का चेहरा लाल गुलाबी होने लगा। अरसम, आप कैसी बातें कर रहे हैं? वो बमुश्किल बोल पाई थी। आदत डाल लो, शादी के बाद सिर्फ बातें ही नहीं करूँगा। अरसम की बात पे मरियम ने छम छम करती चूड़ियों वाले हाथों से अपना चेहरा छुपाया। उसकी इस अदा पे अरसम मुस्कुराने लगा। अभी से शर्मा गई। अरसम, ऐसे मत कहे ना, वरना मैं चली जाऊंगी। उसने अभी तक अपने हाथ चेहरे से नहीं हटाए थे। अच्छा ठीक है, बस एक बार कह दो तुम्हें मुझसे मोहब्बत है। अरसम ने अभी भी मौजू नहीं बदला था। अरसम, मरियम का दिल चाहा वो कहीं ऐसी जगह छुप जाए जहाँ अरसम उसे देख ना सके। अरसम उसके शर्माने पे मुस्कुराने लगा। अच्छा बाबा, जा रहा हूँ मैं, हटा लो हाथ। नहीं, पहले आप जाएं, फिर मैं अपने चेहरे से हाथ हटाऊंगी। ठीक है, जैसे तुम कहो। वो मुस्कुराता हुआ वहाँ से चला गया। अरसम, आप चले गए? मरियम के हाथ अभी भी उसके चेहरे पर थे। अरसम का जवाब ना मिलने पे उसने अपने चेहरे से हाथ हटाया तो वो जा चुका था। मरियम ने दिल पे हाथ रख के शुक्र अदा किया। वो नीचे जाने के लिए मुड़ी तो उसी साए को छत पर पाया। मरियम के पाँव वहीं जम गए। उसने अपनी सबज आंखें आसपास घुमा के देखा। उसे नज़र नहीं आया कि वो शख्स कहाँ खड़ा है जो उसका साया हवेली की छत पे पड़ा है। साए ने थोड़ी हरकत की तो मरियम ने अपनी चीख निकल जाने के डर से मुंह पर हाथ रखा। उस साए ने फिर से वो ही इशारा किया। अपनी शहादत वाली उंगली उठाई, फिर हाथ सीने पे रखा। एक तो रात का वक्त, दूसरा वो साया। मरियम के लिए अब अपने पाँवों पे खड़े रहना भी मुश्किल हो रहा था। वो साया अपनी बात करके गायब हुआ तो मरियम बिना वक्त ज़ाया किए नीचे भाग गई। अनायज़ा डायरी पढ़ते पढ़ते खौफजदा होने लगी तो उसने डायरी बंद करके तकिए के नीचे रखी। उसने रूहान की तरफ देखा। वो उसकी तरफ कमर किए हुए लेटा था। अनायज़ा कुछ देर उसे देखती रही, फिर खिसक के उसके करीब हुई। उसने आहिस्ता से रूहान को कंधे से पकड़ के सीधा किया। वो अभी भी गहरी नींद में था। अनायज़ा हाथ पे सर टकाए उसे देखने लगी।
تم کتنے خوبصورت ہو، بالکل اپنی ماں کی طرح، اور سوتے ہوئے تو اور بھی خوبصورت لگتے ہو، بے عیب صورت، بے عیب سیرت۔ وہ دل میں اس سے باتیں کر رہی تھی۔ جس وقت تم پرسکون سوتے ہو اس وقت مجھے تم سے محبت کا احساس ہوتا ہے، جیسے اس وقت۔ اس نے روحان کے دل پہ ہاتھ رکھا جو دھک دھک کر رہا تھا۔ اس کی نظر پھر سے روحان کے ہونٹ کے تل پر پڑی۔ بے ساختہ اس کا ہاتھ اس کے ہونٹوں کی طرف بڑھا۔ اس نے ایک انگلی سے اس چھوٹے سیاہ تل کو چھوا۔ پھر اس نے روحان کی بند آنکھوں کو دیکھا۔ وہ آہستہ سے اپنا چہرہ اس کے چہرے کے قریب لائی اور نہایت نرمی سے اس کے تل کو چوم لیا۔ اس دوران اس کے ہونٹوں نے روحان کے نچلے لب کو بھی چھو لیا تھا۔ روحان کی نیند میں خلل پیدا ہوا تو وہ اس سے پیچھے ہو کے لیٹ گئی۔ نیند میں روحان نے انائزہ کی طرف رخ کیا اور اس کی گردن میں چہرہ چھپا لیا۔ انائزہ کی دھڑکن اتنے زور و شور پہ تھی کہ اس کی سماعت اپنے دل کی دھڑکن کو سن سکتی تھی۔ بیگم صاحبہ، آج یکم ہے، روحان بابا کا ہر پہلی تاریخ پر ڈاکٹر سے چیک اپ ہوتا ہے۔ انائزہ کچن میں آئی تو عقیلہ نے اسے بتایا۔ کس چیز کا چیک اپ؟ انائزہ نے پانی کا گلاس بھر کے ہونٹوں سے لگایا۔ جی وہ روحان بابا کو جو بیماری ہے اس کا۔ عقیلہ سر جھکائے بولی۔ کتنے بجے جانا ہے؟ جی جانا کہیں نہیں ہے، ڈاکٹر یہاں آئے گا۔ ہاں لیکن آج ڈاکٹر یہاں نہیں آئے گا بلکہ روحان خود ڈاکٹر کے پاس جائے گا۔ وہ گلاس شیلف پہ رکھتے ہوئے کچن سے باہر نکلی۔ مگر انائزہ اس کی بات سنے بغیر کچن سے باہر نکل گئی تھی۔ وہ کمرے میں داخل ہوئی تو روحان وارڈروب سے اپنے لیے ڈریس دیکھ رہا تھا۔ اس نے ایک سادہ سی پینٹ شرٹ نکال کے ہاتھ میں پکڑی۔ کیا کر رہے ہو؟ انائزہ نے دیکھنے کے باوجود پوچھا۔ روحان نے پیچھے مڑ کے انائزہ کی طرف دیکھنے کی جرت نہیں کی اور بڑے آرام سے واش روم کی جانب چلنے لگا۔ رکو! انائزہ اس کی دیدہ دلیری پہ حیران تھی۔ روحان کے قدم رکے۔ انائزہ اس کے قریب آ کے کھڑی ہوئی۔ اس کے ہاتھ سے ڈریس پکڑا۔ روحان خاموش کھڑا رہا۔ انائزہ نے وارڈروب سے کچھ ڈریسز نکال کے دیکھے۔ اس نے بلو شرٹ اور بلیک پینٹ نکال کے وارڈروب کو بند کیا۔ یہ لو۔ اس نے روحان کے ہاتھ میں ڈریس تھمایا۔ ہم آج باہر جا رہے ہیں، تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے کے جانا ہے۔ باہر جانے کا سنتے ہی روحان کی سبز آنکھیں خوف سے پھیلنے لگی۔ کیا ہوا؟ انائزہ اسے گھورنے کے انداز میں دیکھنے لگی۔ روحان خاموش رہا مگر انائزہ کے بدلتے تیور دیکھ کے وہ خوفزدہ ہونے لگا۔ اور تم میری بات کا جواب کیوں نہیں دیتے ہو؟ 1 ہفتہ ہونے والا ہے مجھے یہاں آئے، اور شادی کی پہلی اور منحوس رات کو ہی بس تمہاری آواز سنی تھی۔ اس کے بعد آج تک تمہیں بولتے نہیں دیکھا۔ انائزہ کو اس کا ڈرنا پھر سے غصہ دلا گیا تھا۔ روحان اسے یوں غصے میں بولتا دیکھ کے 2 قدم پیچھے ہٹا۔ انائزہ اپنے ماتھے پہ ہاتھ رکھ کے انگلیوں سے مسلنے لگی۔ اوکے جاؤ، اب کھڑے کیوں ہو؟ وہ بغیر اس کی طرف دیکھے بولی۔ روحان جلدی سے واش روم میں گھس گیا اور وہ بیڈ پہ بیٹھی اپنی قسمت پہ افسوس کرنے لگی۔ ایک یہی نمونہ بچا تھا میرے لیے، وہ زیر لب بڑبڑائی۔ انائزہ کے ساتھ ڈاکٹر روحان کے کمرے میں داخل ہوا تو روحان اسے دیکھتے ہی خوفزدہ ہونے لگا۔ ہیلو روحان، کیسے ہو؟ ڈاکٹر پیار سے بولا۔ روحان بیڈ سے اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ اس کا جسم کانپ رہا تھا۔ انائزہ اسے دیکھ کے پریشان ہونے لگی۔ روحان، یہ وہی ڈاکٹر ہیں جو ہر ماہ تمہارا چیک اپ کرتے ہیں، پہلے بھی کرواتے ہو نا ان سے چیک اپ، تو آج بھی کروا لو۔ روحان نے نفی میں سر ہلایا۔ روحان ادھر آ کے بیٹھو آرام سے۔ انائزہ کو پھر سے غصہ آنے لگا۔ وہ کانپتا ہوا لگاتار نفی میں سر ہلانے لگا۔ وہ آہستہ آہستہ آواز میں نہیں بول رہا تھا۔ انائزہ اس کے پاس جانے لگی تو روحان بھاگ کے صوفے کے پیچھے چھپا اور رونے لگا۔ انائزہ کو اپنی شادی کی پہلی رات یاد آئی جب وہ اسی طرح اس سے چھپ کے صوفے کے پیچھے بیٹھا رو رہا تھا۔ اب صحیح معنوں میں وہ پریشان ہوئی تھی۔ روحان، وہ نہایت پیار سے بولی۔ روحان نے بھیگی پلکیں اٹھا کے اس کی طرف دیکھا۔ میں ہوں نا، تمہیں ڈاکٹر کچھ نہیں کریں گے۔ روحان نے نظریں نیچی کی اور موٹے موٹے آنسو اس کی آنکھوں سے پھسل رہے تھے۔ انائزہ نے اس کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا۔ روحان آ جاؤ۔ روحان کپکپاتا ہوا اسے دیکھ رہا تھا۔ میری خاطر؟ انائزہ پھر پیار سے بولی۔ اس نے انائزہ کا ہاتھ تو نہیں پکڑا مگر آہستہ سے صوفے کے پیچھے سے نکل کے کھڑا ہو گیا۔ ڈاکٹر اسے دیکھ کے حیران ہوا۔ بیڈ پہ لیٹ جاؤ، انائزہ نے کہا۔ وہ اپنے ہاتھ کی پشت سے آنسو صاف کرتا ہوا بیڈ پہ لیٹ گیا۔ ڈاکٹر اس کے پاس آیا تو روحان نے زور سے اپنی آنکھیں بھینچ لیں۔ اس کا کپکپاتا جسم اس کے قابو میں نہیں تھا۔ ڈاکٹر نے کچھ دیر لگا کے اس کا چیک اپ کیا اور انائزہ کو اشارہ کرتا کمرے سے باہر آیا۔ روحان نے آنکھیں کھولیں اور لمبے لمبے سانس لینے لگا۔ انائزہ ڈاکٹر کو گیٹ تک چھوڑنے آئی۔ ڈاکٹر، روحان کی یہ بیماری کب تک ہے؟ میرا مطلب ہے اس کے ٹھیک ہونے کے کتنے % چانسز ہیں؟ دیکھیے، بات دراصل یہ ہے کہ روحان کو یہ بیماری اب کی نہیں ہے بلکہ جب وہ ماں کے پیٹ میں تھا تب سے ہے، اس لیے اس کا ختم ہونا آسان نہیں ہے۔ انائزہ کو حیرت کا جھٹکا لگا۔ اگر روحان کبھی بھی نارمل نہ ہو سکا تو؟ وہ یہ سوچ کے پریشان ہونے لگی۔ ہاں ایک بات ہے، میں نے اس بار روحان میں کچھ بہتری نوٹ کی ہے، جیسے کہ اس نے آپ کی بات مان لی، ورنہ مجھے اکثر اسے بے ہوش کر کے اس کا چیک اپ کرنا پڑتا تھا۔ آج پہلی بار اس نے مجھ سے اپنے ہوش و حواس میں اپنا چیک اپ کروایا ہے۔ اس بیماری میں مریض سے غصے سے ہرگز نہیں پیش آنا چاہیے، اس سے پیار سے نرمی سے بات کرنی چاہیے۔ آپ نے بھی نوٹ کیا ہوگا، جب تک آپ اسے غصے سے کہتی رہیں اس نے آپ کی بات نہیں مانی، اور جیسے ہی آپ نے تھوڑی سی نرمی برتی تو اس نے آپ کی بات مان لی۔ تو کیا اگر میں اس کے ساتھ اپنا رویہ نرم رکھوں تو وہ ٹھیک ہو سکتا ہے؟ بالکل ہو سکتا ہے، مگر آپ کو ثابت قدم رہنا ہوگا، کیونکہ یہ بیماری اتنی آسانی سے جانے والی نہیں ہے۔ میں پوری کوشش کروں گی، انائزہ نے کہا تو ڈاکٹر گیٹ سے باہر نکل گیا۔ انائزہ رات دیر تک کمرے میں نہ گئی تاکہ روحان کو خود ہینڈل کر سکے۔ رات کا کھانا اس نے روحان کے کمرے میں بھیج دیا تھا۔ خود ٹیبل پہ کھانا کھانے لگی۔ کھانے سے فارغ ہو کے اس نے ٹائم دیکھا تو 8 بج رہے تھے۔ وہ اپنے کمرے کی جانب چل دی۔ کمرے کا دروازہ کھول کے اندر داخل ہوئی تو لائٹ آف تھی۔
उसने बटन की तरफ हाथ बढ़ा के लाइट ऑन की। रूहान सर से पाँव तक कंफर्टर में छुपा हुआ था। उसने खाने के बर्तन देखे तो आधा खाना खाया हुआ था। अनायजा ने साइड टेबल से लैंप ऑन किया और लाइट ऑफ कर दी। वो अपनी जगह पर लेटी हुई रूहान को देखने लगी। पता नहीं ये सो रहा है या नहीं, अनायजा ने दिल में सोचा। कुछ देर लेटे रहने के बाद जब रूहान ने कोई हरकत ना की तो उसे यकीन हुआ कि वो सो रहा है। उसने तकिए के नीचे से डायरी निकाल के खोल ली। माजी 22/10/1993। आज मेरी मेहंदी है। जमाल राना हवेली रोशनियों से जगमगा रही है। घर मेहमानों से भरा है। शहजादी हाथों पे मेहंदी लगाए पूरे घर में भागती फिर रही थी। नाच नाच कर उसे अपना भी होश नहीं रहा था। मरियम ने पीले रंग की कुर्ती शलवार पहनी हुई थी। सर पे सब्ज दुपट्टा ओढ़े वो हाथों पे मेहंदी लगवा रही थी। अरे मेरी प्यारी आपी, सुबह आखिर वो दिन आ ही गया जिसका आपको कब से इंतजार है। शहजादी बत्तीसी निकालते हुए उसे छेड़ने लगी। शहजादी, मरियम ने उसे आंखें दिखाई क्योंकि कमरे में आसपास हमसायों की लड़कियां भी मौजूद थीं। शहजादी ने मुंह को ताला लगाया और मरियम की मेहंदी देखने लगी। दूल्हे का क्या नाम है? मेहंदी वाली लड़की ने पूछा। अरसम, मरियम से पहले शहजादी बोली। उसने मेहंदी में छुपा के अरसम लिख दिया। अचानक से पूरे घर की लाइट ऑफ हो गई। ये क्या, लाइट कैसे चली गई? मरियम ने कहा। मैं बाहर से लालटेन लेके आती हूँ आपी। शहजादी कमरे से बाहर निकली। बाहर चांद की रोशनी थी। कमरे में अंधेरा होने की वजह से एक एक करके सभी लड़कियां बाहर निकल गईं। पता नहीं शहजादी कहाँ रह गई। मरियम अकेली कमरे में बैठी थी। उसे कमरे में किसी के होने का एहसास हुआ। शहजादी, उसने पुकारा। आगे से कोई जवाब ना मिला। कमरे का दरवाज़ा बंद हुआ तो मरियम चौंक गई। शहजादी, ये तुम हो क्या? आगे से मुकम्मल खामोशी थी। देखो, मुझे अभी बता दो, मुझे डर लग रहा है। मरियम का हाथ किसी ने पकड़ा। खौफ की लहरें उसके जिस्म में दौड़ने लगी। कौन है? उसे किसी के सांस लेने की आवाज़ आ रही थी। उसे अपने हाथ पे कुछ महसूस होने लगा, जैसे कोई उसके हाथ पे कोई चीज़ मसल रहा हो। कौन है? वो फिर से हिम्मत करके बोली। मैरी। उसने सरगोशी में उसका नाम पुकारा। मरियम का जिस्म कांपने लगा। कौन हो तुम? श्श। आगे से सरगोशी हुई। अब मरियम के लिए वाकई एक लफ्ज़ भी बोल पाना नामुमकिन था। कुछ देर बाद वो साया मरियम से दूर हो गया। मरियम अभी सकते की हालत में बैठी थी कि लाइट ऑन हुई। कमरे का दरवाज़ा खुला। मरियम ने अपने हाथों की तरफ देखा तो दोनों हाथों की मेहंदी मसली जा चुकी थी। फिर उसने पास पड़े मेहंदी के थाल को देखा जिसमें से मेहंदी उठाई गई थी। शायद उसने वहाँ से मेहंदी लेके मरियम के हाथों पे मसल दी थी। अब तो अरसम का लिखा नाम भी पहचाना नहीं जा रहा था। अपने हाथों को देखते हुए मरियम के हाथ कांपने लगे। शहजादी कमरे में दाखिल हुई। आपी, ये क्या हुआ? मेहंदी कैसे ख़राब हो गई? वो हैरान हुई। पता नहीं शहजादी, कुछ दिनों से मेरे साथ अजीब सी चीज़ें हो रही हैं। खौफ मरियम की आंखों से वाज़े था। क्या मतलब है आपका? शहजादी ने पूछा। शहजादी, रात को 2 बार मुझे किसी का साया दिखाई दिया और वो मुझसे इशारों में कुछ कह रहा था। मैंने किसी को कुछ बताया नहीं कि सब परेशान हो जाएंगे, और वैसे भी वो जो भी था वो मेरे सामने नहीं आया। मगर क्या बताएं? मगर आज वो मेरे सामने आया है। अभी थोड़ी देर पहले जहाँ तुम बैठी हो वो यहाँ बैठा था। उसने मेरे हाथों को पकड़ा था और उसकी सांसों की आवाज़ मैं सुन सकती थी। देखो, उसने मेरी मेहंदी का क्या हाल कर दिया। मरियम परेशानी से रोने लगी। आप परेशान मत हो, अल्लाह सब खैर करेगा। शहजादी भी परेशान थी मगर मरियम को हौसला देना उसने ज़रूरी समझा। नहीं, मुझे लगता है वो ज़रूर कुछ ना कुछ करेगा। मुझे कुछ गलत होने का एहसास हो रहा है। आप ऐसा मत सोचें, अल्लाह पे भरोसा रखें, सब ठीक होगा। और उठें, आप ये हाथ धो के आएँ। मरियम सोच में गुम वहीं बैठी रही। शहजादी ने उसे बाजू से पकड़ के उठाया और उसके हाथ धुलवाए। अगले दिन बारात जाने के लिए तैयार खड़ी थी। आज तो अरसम वक्त से पहले ही तैयार हो गया था। दुर्दाना बेगम अरसम की नज़र उतार रही थी जब कमरे में राहील दाखिल हुआ। इस गरीब की भी नज़र उतार ले कोई। तेरी मेरी एक ही बात है, अरसम ने मुस्कुराते हुए कहा। ये तो है भाईजान। राहील अरसम के गले लगा। अच्छा, आप दोनों एक साथ खड़े हैं तो इकट्ठे ही नज़र उतार लेती हूँ, दुर्दाना बेगम बोली। रुको भाई रुको। कमरे में कमाल साहब दाखिल हुए। वो भी उन दोनों के साथ आके खड़े हो गए। लो भाई, मेरी भी नज़र उतार दो। दुर्दाना बेगम की हंसी छूटी। अरसम और राहील भी अपनी हंसी दबाने लगे। ऐसा क्या कह दिया मैंने? कमाल साहब हमें उचकाए उन्हें देखने लगे। कमाल साहब, इस उम्र में आपको किसने नज़र लगानी? दुर्दाना बेगम बमुश्किल अपनी हंसी रोकते हुए बोली। क्यों भाई, मुझे कोई नज़र नहीं लगा सकता क्या? वो है ना मासी बशीरा की धी नज़ीरा, रोज़ मुझे छुप छुप के देखती है। कमरे में सब दुर्दाना बेगम, अरसम और राहील सबके कह कहे गूंजने लगे थे। दुर्दाना बेगम ने अपनी हंसी पे काबू पाते हुए उनकी नज़र उतारी थी। बाहर से बैंड बाजों की आवाज़ पे सभी बच्चे बारात देखने के शौक में जमाल राना हवेली के बाहर जमा हो गए। शहजादी भागती हुई गेट पे आई और बारातियों की गाड़ियों को देखने लगी। पिछली गाड़ी की पिछली सीट पे उसे राहील दिखाई दिया। शहजादी ने उसकी तरफ देखा तो राहील की नज़रें भी अचानक गेट की तरफ उठी। शहजादी को अपनी तरफ देखता पाके उसने एक आंख बंद की। शर्म के मारे शहजादी वापस घर के अंदर भाग आई। आप ही, बारात आ गई, वो ऊंची आवाज़ में चिल्लाती हुई मरियम के कमरे में दाखिल हुई थी। उफ शहजादी, क्या हो गया? आहिस्ता बोलो, मेरे कान फट जाएंगे। मरियम खड़ी हुई। सुर्ख रंग का लहंगा खूबसूरत कढ़ाई के साथ सफ़ेद स्टोन से सजाया गया था। सलीके से सर पे दुपट्टा अटकाए सोने के जेवरात से लदी वो दुल्हन बनी हुई खूबसूरती की हर हद को पार कर चुकी थी। आप ही, आपको नहीं पता मैं कितनी खुश हूँ। वो मरियम का हाथ पकड़े घूमने लगी। शहजादी छोड़ो मुझे, मैंने लहंगा पहना हुआ है, मैं गिर जाऊंगी। शहजादी ने उसे छोड़ा
और शीशे में खुद को देखने लगी। आप ही बताएं मैं कैसी लग रही हूँ? गोल चेहरा, हल्की सी उभरी हुई मोटी आंखें, नन्ही सी नाक और गुलाबी छोटे होंठ। वो खूबसूरत तो थी मगर मरियम से बहुत कम। क्या बात है, आजकल खुश भी बहुत नजर आ रही हो और आईना भी देखा जा रहा है। मरियम को उस पर शक हुआ। नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। देखो तुम्हारी जुबान लड़खड़ा रही है, इसका मतलब तुम झूठ बोल रही हो। चलो बताओ कौन है वो? मरियम मुद्दे पे आई। हाँ पी शहजादी बताओ। आप ही वो राहील, उसने कह के चेहरा अपने हाथों में छुपाया। मरियम को राहील का नाम सुन के अच्छा लगा क्योंकि राहील खुद भी एक तालीम याफ्ता अच्छा लड़का था। तो ये बात है। मरियम मुस्कुराई। शहजादी ने हाथ चेहरे से हटाए, उसके रुखसार सुर्ख हो रहे थे। हाँ पी आप हमारी मदद करेंगी ना? बिल्कुल करूंगी मेरी छुटकी, अभी वक्त तो आने दो। हाय आप ही, आप कितनी प्यारी हो। वो मरियम के गले से लगी। बस बस इतनी जज्बाती मत बनो, मरियम ने हंसते हुए कहा। अच्छा मैं बाहर जा रही हूँ मेहमानों के पास, वो कहती हुई वहां से भाग गई। शहजादी गिलासों में ठंडे जूस की ट्रे लिए कमरे में दाखिल हुई जहाँ दोनों खानदान इकट्ठे बैठे बातें कर रहे थे। बारी बारी सबको जूस देने के बाद उसने राहील के आगे ट्रे की। राहील ने गिलास उठाते हुए ट्रे में एक छोटी सी पर्ची रख दी। शहजादी ने इधर उधर देखा, पर्ची हाथ में पकड़े कमरे से बाहर निकली। वो एक खाली कमरे में आई और पर्ची खोल के देखी। 5 बजे उसी कमरे में इंतजार करूंगा। शहजादी ने दीवार पर लगे क्लॉक पे टाइम देखा तो 4:30 हुए थे। आधा घंटा मेहमानों में गुजारने के बाद वो पिछले गेट के साथ वाले कमरे में दाखिल हुई। राहील ने अचानक से उसे बाजू से पकड़ के दीवार से लगाया। शहजादी का दिल धक धक कर रहा था। बहुत खूबसूरत लग रही हो। उसने शहजादी के झुमके को उंगली से छुआ। शहजादी ने शर्म से नजरें झुकाई। पता नहीं मैं किसी को कैसा लग रहा हूँ। वो शहजादी से अपनी तारीफ सुनना चाहता था। बहुत प्यारे। वो खामोश हुई। मेरी आंखों में देख के कहो। शहजादी ने नजरें उठा के उसकी आंखों में देखा। अब बताओ कैसा लग रहा हूँ मैं? उसकी नजरों में खुमार आने लगा। बहुत प्यारे, शहजादी ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। राहील ने अपने हाथ का अंगूठा शहजादी के पिंक लिपस्टिक से सजे होंठों पे फेरा। शहजादी ने शर्म से आंखें बंद की। उसके होंठ कपकपा रहे थे। उसकी सांसें राहील सुन सकता था। आंखें खोलो, वो बोला। शहजादी ने आहिस्ता से अपनी आंखें खोली और राहील ने अंगूठे को चूम लिया। उसके होंठ लिपस्टिक की वजह से पिंक हो चुके थे। शर्म से शहजादी का खड़े होना मुहाल हो गया। वो भागने के लिए मुड़ी तो राहील ने उसका हाथ पकड़ लिया। जल्द ही खाला जान को भेजूंगा हमारे रिश्ते के लिए। शहजादी शर्म से मुस्कुराई और हाथ छुड़वाती हुई वहां से भाग गई। शाम के 7 बज चुके थे। मरियम अपनी रुखसती पे खूब रोई थी और शहजादी की रोने की वजह से हिचकियां ही बंद नहीं हो रही थी। मरियम को अरसम के साथ गाड़ी में बिठाया गया। सबकी आंखें अश्कबार थीं। अलविदा के बाद ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट की। गाड़ी में ड्राइवर के साथ अरसम और पिछली सीट पे मरियम के साथ दुर्दाना बेगम बैठी थी। राहील और कमाल साहब अलग गाड़ी में बैठे थे। रात का अंधेरा छा चुका था। बारातियों की गाड़ियां अपनी मंजिल को बढ़ने लगी। कमाल साहब वाली गाड़ी एक अलग रास्ते की तरफ मुड़ गई। ये कौन सा रास्ता है? अरसम ने पूछा। साहब जी ये शॉर्टकट है, मौला बख्श जो ड्राइवर था उसने जवाब दिया। अच्छा ऐसा करो हमारी गाड़ी भी इधर ही मोड़ लो। मगर साहब जी ये रास्ता थोड़ा सुनसान है, मौला बख्श ने कहा तो मरियम खौफजदा होने लगी। डरती क्यों हो मरियम, हम हैं ना साथ। दुर्दाना बेगम ने उसका हाथ पकड़ा। मौला बख्श ने गाड़ी उस रास्ते पर मोड़ ली। कुछ देर तक चलने के बाद अचानक गाड़ी रुक गई। अरे ये क्या हो गया? मौला बख्श देखो जरा। अरसम के कहने पर वो गाड़ी से उतरा और चेक करने लगा। साहब जी टायर की हवा निकल गई है। मगर कैसे, ये क्या हुआ? दुर्दाना बेगम बोली। मरियम ने खौफ से अपनी सब्ज आंखें गाड़ी की खिड़की से बाहर सुनसान रास्ते पे जमाई जहां थोड़े थोड़े फासले पे बड़े बड़े पीपल के पेड़ थे। अरसम भी गाड़ी से बाहर निकल के खड़ा हो गया। देखो कोई हल है इसका? नया टायर लगेगा, बस यही हल है, मौला बख्श बोला। रात भी बहुत हो रही है, ज्यादा देर रुकना भी ठीक नहीं है, अरसम ने कहा। मौला बख्श तुम ऐसा करो जितनी जल्दी हो सके चल के घर जाओ और वहां से गाड़ी लेके आओ। साहब जी मैं जाता हूँ मगर वक्त लगेगा। हाँ तुम जाओ, हम ज्यादा देर तक यहाँ नहीं रुक सकते। अरसम परेशान होने लगा। चची जान मुझे डर लग रहा है। मरियम को उस जगह से खौफ आ रहा था। अल्लाह का जिक्र करो मेरी बच्ची, वो हमारी मुश्किल हल कर देगा, दुर्दाना बेगम ने कहा। मरियम को घबराहट होने लगी। उसने खिड़की नीचे की और खुद को नॉर्मल करने लगी। वो खौफजदा नजरों से बाहर देख रही थी जब उसकी नज़र पीपल के पेड़ पे पड़ी। एक शख्स ब्लैक पैंट शर्ट पहने सर पे हुडी लिए खड़ा था। उसका रुख मरियम की तरफ ही था। मरियम को अपना जिस्म कांपता हुआ महसूस होने लगा। चची जान क्या हुआ मरियम? दुर्दाना बेगम ने उसकी तरफ देखा। वो मरियम ने उस शख्स की तरफ इशारा किया। अरसम भी मरियम की तरफ मतवज्जा हुआ और जिधर वो उंगली से इशारा कर रही थी उसने वहां देखा। वो शख्स जर्रा बराबर भी हरकत नहीं कर रहा था। किसी लकड़ी की मानंद अटक के खड़ा था। रात के वक्त सुनसान सड़क पर एक स्याह पुरस्रार शख्स का होना मरियम के साथ साथ अरसम और दुर्दाना बेगम को भी खौफजदा करने लगा था। डायरी के ऊपर अचानक किसी का हाथ पड़ा तो अनाइजा के मुंह से चीख निकलने लगी थी। उसने अपने मुंह पे हाथ रख के अपनी चीख को दबाया। रूहान ने नींद में वहां पे हाथ रखा था। अनाइजा अपने दिल पे हाथ रख के लंबे लंबे सांस लेने लगी। उसने क्लॉक पे टाइम देखा तो रात के 12 बज रहे थे। उसने डायरी बंद की, सर से पांव तक कंफर्टर ओढ़ लिया। उसके जहन में बार बार वो स्याह कपड़ों वाला शख्स आ रहा था। कुछ देर तक अनाइजा ने सोने की कोशिश की मगर खौफ ने उसे सोने ना दिया। उसने कंफर्टर से चेहरा बाहर निकाल के रूहान की तरफ देखा जो मजे की नींद सो रहा था। उसने अपना कंफर्टर उतार कर एक साइड पे रखा और आहिस्ता से रूहान के कंफर्टर में घुस गई।
उसके सीने पे सर रखते ही वो नॉर्मल होने लगी और नींद की वादी में खो गई। अलार्म की आवाज़ से रूहान और अनायज़ा दोनों की आंखें खुली। रूहान को अपना सीना भारी महसूस हुआ तो उसकी नज़र अनायज़ा पे पड़ी। अनायज़ा ने एक हाथ से आंखें मसलते हुए अपना चेहरा ऊपर उठाया। उसका हाथ रूहान के दिल के मकाम पे था। उसके धक धक करते दिल को वो महसूस कर सकती थी। रूहान लंबे लंबे सांस लेता उसकी तरफ देख रहा था। उसकी आंखों में डर तो था, मगर इस बार वो अनायज़ा के वजूद से दूर नहीं भागा था। अनायज़ा उसकी आंखों में देखने लगी। रूहान के बिखरे बाल उसके माथे और कनपटियों पे आ रहे थे। खौफ से सब्ज़ खूबसूरत आंखें मज़ीद बड़ी लग रही थी। सुर्ख नरम लब और बेदाग शफाफ चेहरा। अनायज़ा बेखुदी में उस पर झुकी। उसके होंठ अभी रूहान के होंठों को छुए ही थे कि रूहान ने उसे कंधे से पकड़ के पीछे किया और तेज़ी से उठ के वॉशरूम में घुस गया। अनायज़ा को उसकी ये हरकत बहुत बुरी लगी। वो अपने गुस्से को कंट्रोल करने लगी। दोपहर के वक्त अनायज़ा लाउंज में सोफे पे बैठी टीवी के चैनल चेंज कर रही थी जब अकीला आई। बेगम साहिबा, आज शाम खाने में क्या बनाऊं? अनायज़ा ने उसकी तरफ देखा और किसी सोच में गुम हो गई। क्या सोच रही हैं बेगम साहिबा? हाँ कुछ नहीं, बस ऐसे ही। तो फिर क्या बनाऊं? उसने सवाल दोहराया। जो मर्जी बना लो, अनायज़ा बेजारी से बोली। जी अच्छा, अकीला जाने के लिए मुड़ी। सुनो। जी बेगम साहिबा। तुम खुद और अपने शौहर के लिए बना लेना, मैं और रूहान आज बाहर डिनर करेंगे। बेगम साहिबा, अकीला परेशान हुई। हाँ अब जाओ। अनायज़ा ने फिर से टीवी का रुख किया। अकीला परेशान सी वहाँ से चल दी। रूहान बेड पे बैठा मैगज़ीन पढ़ रहा था जब अनायज़ा कमरे में दाखिल हुई। रूहान ने तिरछी नज़रों से उसकी तरफ देखा। वो मैं कह रही थी कि जब से हमारी शादी हुई है हम एक बार भी बाहर घूमने नहीं गए, ना ही कहीं डिनर किया है। उसने उदास सा मुंह बनाया। रूहान ने उसकी बात सुनी मगर मैगज़ीन पे चेहरा झुका लिया। आज हम कहीं डिनर करने चलें प्लीज़? अनायज़ा उसके करीब आई। रूहान पीछे को खिसक के बैठा और फिर से मैगज़ीन में सर झुका लिया। अनायज़ा को गुस्सा आया। उसने रूहान के हाथ से मैगज़ीन खींच के दूर कोने में फेंक दिया। रूहान उसके इस अचानक अमल पे डर के थोड़ा सा और पीछे को खिसका। क्यों डरते हो? हाँ, वो उस पर झुक के बोली। रूहान आंखें खोले उसे देख रहा था। कुछ देर उसे यूं ही देखते रहने के बाद अनायज़ा पीछे हटी। कसूर तुम्हारा नहीं है, कसूर मेरा है जो तुमसे कोई उम्मीद लगा ली मैंने, वो कहते हुए कमरे से बाहर निकल गई। उसके जाने के बाद रूहान की आंखों से आंसू फिसलने लगे। अगर उसे ये बीमारी थी तो इसमें उसका क्या कसूर था? शाम के 7 बज रहे थे। अनायज़ा का मूड पूरी तरह ख़राब हो चुका था। वो अपने कमरे से डायरी उठा लाई और गेस्ट रूम में आके सोफे पे बैठ गई। वो शख्स बेहिस्सो हरकत अपनी जगह पे जम के खड़ा था। सबको ऐसे महसूस हो रहा था जैसे वो सांस तक ना ले रहा हो। चची जान, इस शख्स से मुझे बहुत डर लग रहा है, इसे मैंने पहले भी देखा है। मरियम रोने लगी। दुर्दाना बेगम खुद खौफजदा हो रही थी। उन्होंने विर्द पढ़ना शुरू कर दिया। अरसम, तुम जल्दी से गाड़ी में आके बैठो। अरसम खड़ा उस शख्स को देख रहा था तो दुर्दाना बेगम बोली। अचानक एक ज़ोरदार आवाज़ से शीशा टूटा और गाड़ी के अंदर उसकी किरचियाँ बिखर गईं। मरियम की चीखें फिजा में बुलंद होने लगी। अरसम की नज़रें गाड़ी के पार खड़े शख्स की तरफ उठीं और वो हैरत से उसे देखता ही रह गया। शीशा तोड़ने वाला शख्स हाथ में कुल्हाड़ी लिए खड़ा था। उसका हुलिया बिल्कुल वैसा ही था जैसा पेड़ के पास खड़े शख्स का था। ब्लैक पैंट कोट, सर पर ब्लैक हुडी लिए, उसके सिर्फ होंठ दिखाई दे रहे थे। अरसम, अरसम! मरियम और दुर्दाना बेगम बेसाख्ता चीख रही थी। अरसम ने पेड़ के पास खड़े शख्स को देखा। वो अभी तक अपनी जगह पे जमा हुआ था। अरसम उसकी तरफ देख ही रहा था जब उसके सर में किसी ने पूरी कुव्वत से कोई चीज़ मारी। अरसम की चीख सन्नाटे में गूंज उठी। मरियम ने तेज़ी से उसकी तरफ देखा। अरसम! वो चिल्लाई थी। अरसम लहू लुहान सर के साथ ज़मीन पे गिरा। उसने अपने सर की तरफ खड़े हाथ में कुल्हाड़ी लिए शख्स को देखा तो वो भी बिल्कुल वैसा ही दिखता था जैसे बाकी के दोनों शख्स। पेड़ के पास खड़ा शख्स अपने कदम उठाता हुआ गाड़ी की तरफ बढ़ने लगा। अरसम! मरियम चीखती हुई गाड़ी से बाहर निकली। उसके पीछे दुर्दाना बेगम भी रोती चीखती चिल्लाती बाहर निकलकर अरसम की तरफ भागी। अरसम! रोती हुई मरियम ने उसे अभी छुआ भी नहीं था जब उस शख्स ने मरियम को बाजू से पकड़ के अपनी तरफ खींचा। छोड़ो मुझे! मरियम चिल्लाने लगी। दुर्दाना बेगम मरियम को उस शख्स की गिरफ्त में देखकर उसकी तरफ लपकने लगी जब गाड़ी के पास खड़े शख्स ने उनका सर पकड़कर गाड़ी में दे मारा। मरियम! एक आवाज़ के साथ दुर्दाना बेगम ज़मीन बोस हो गई। मरियम ने उनकी आवाज़ पे पीछे मुड़ के देखा तो दुर्दाना बेगम बेहोश पड़ी थी। चची जान! मरियम ने रोते हुए उनकी तरफ हाथ बढ़ाकर ऊंची आवाज़ में कहा, मगर उस शख्स को मरियम पर ज़र्रा बराबर रहम ना आया। वो बेदर्दी से उसे खींच रहा था। अरसम! चची जान! मरियम पीछे रुख की अभी भी उन्हें देख रही थी। अरसम के सर से निकलता खून सड़क भिगोने लगा था। वो साकत नज़रों से मरियम की तरफ देख रहा था। उसमें हरकत करने की ज़र्रा बराबर भी हिम्मत ना थी। दर्द को बर्दाश्त ना करते हुए उसकी आंखें बंद होने लगीं और वो होश की दुनिया से गाफिल हो गया। छोड़ो मुझे! कौन हो तुम? वो उजड़ी हुई दुल्हन के रूप में मुसलसल चिल्ला रही थी, मगर उस शख्स ने तो जैसे कान ही बंद कर लिए थे। मैं कहती हूँ छोड़ो मुझे, जालिम इंसान! वो फिर से चिल्लाई। वो शख्स एक पल के लिए रुका तो मरियम के पाँव भी थम गए। उसने अपना रुख मरियम की तरफ किया। खौफ से मरियम का जिस्म कांप रहा था। वो मरियम के बिल्कुल करीब आके खड़ा हुआ। मुझे जाने दो प्लीज़! वो गिड़गिड़ाने लगी। उस शख्स ने अचानक मरियम को अपनी बाहों में भरा और फिर से अपने रास्ते का रुख किया। मरियम मुसलसल रो रही थी। आज ही उसकी शादी हुई थी। उसकी शादी की रात इतनी भयानक होगी उसने सोचा नहीं था। अरसम! उसने रोते हुए अरसम का नाम लिया। उस शख्स ने रुक कर सरगोशी की जैसे उसे मरियम के मुंह से ये नाम भाया ना हो।
खौफ से मरियम की आवाज़ बंद हुई। चांदनी रात में मरियम को उसके सिर्फ होंठ ही दिखाई दे रहे थे, बाकी चेहरा हुडी से ढांपा हुआ था। मरियम के खामोश होने पर उस शख्स के होंठ मुस्कुराए। मरियम को उसे देख के वहशत होने लगी। मरियम की नज़र अचानक पीछे की जानिब उठी तो वो दोनों शख्स जो उसी शख्स की मानंद दिखते थे, हाथों में कुल्हाड़ियाँ लिए पीछे पीछे चल रहे थे। मरियम को अपना सांस बंद होता हुआ महसूस होने लगा। आखिर कौन थे ये लोग और उससे क्या चाहते थे? उनके हाथ में कुल्हाड़ियाँ देखे मरियम के जहन में अरसम का लहू लुहान वजूद गर्दिश करने लगा। उसकी सिसकियाँ फिर से जारी हो गईं, मगर वो शख्स निहायत आराम से अपनी मंजिल की तरफ बढ़ा था। दूसरी सड़क पर आकर पिछले शख्स ने सड़क पर खड़ी जीप का दरवाज़ा खोला और वो शख्स जिसने मरियम को उठा रखा था, उसने नरमी से मरियम को गाड़ी में बिठा के वो खुद उसके पास बैठ गया। मुझे जाने दो, मरियम गिड़गिड़ाई। उसका काजल बिखर के आंसुओं के साथ उसके रुखसारों पर फैल चुका था। उस शख्स ने मरियम की तरफ देखा और उसके होंठों पर सजी सुर्ख लिपस्टिक को बेदर्दी से मसल दिया। मरियम इस खौफ को बर्दाश्त ना कर सकी और उस शख्स के बाजुओं में झूल गई। मरियम को जब होश आया तो वो ज़मीन पर लेटी हुई थी। उसने अपने एक हाथ से अपने चकराते हुए सर को पकड़ा, दूसरे हाथ के सहारे से उठ के बैठी। खुद को संभालते हुए उसने कमरे में नज़र दौड़ाई। वो एक बड़े से कमरे में मौजूद थी। उसने आसपास दीवारों पर देखा तो उसके खौफ में इजाफा हुआ। दीवारों पर स्याह रंग से की गई पेंटिंग्स थीं और उन्हीं शख्स में से एक शख्स की वो थी जो मरियम को यहाँ लेकर आए थे। एक जैसी मुशाबहत रखने की वजह से वो पहचान नहीं पाई कि ये कौन से वाला शख्स है। बाकी दो दीवारें स्याह रंग से भरी हुई थीं। मरियम लड़खड़ाते हुए कदमों से उठी। उसकी हल्की हल्की सिसकियाँ कमरे में गूंज रही थीं। वो चलते हुए उस बड़े से कमरे के दरमियान में आके खड़ी हुई। उसे यूं एहसास हुआ जैसे उसके पीछे कोई खड़ा है। उसने खौफ से अपने पीछे मुड़ के देखा तो उसके पाँव तले से ज़मीन निकली। वही स्याह लिबास वाला शख्स मरियम की तरफ रुख किए साकत खड़ा था। मरियम के मुंह से बेसाख्ता चीख निकली। श्श! उस शख्स ने अपने होंठों पे उंगली रखते हुए सरगोशी की। मरियम का वजूद लरसने लगा। उसने अपने मुंह पे सख्ती से हाथ रख लिया। वो शख्स चेहरे पे हुडी लिए खड़ा था। आंखें ढकी होने के बावजूद वो मरियम को जैसे देख रहा था, उसकी हरकत को नोट कर रहा था। मरियम को लगा जैसे वो इंसान नहीं है, कोई जिन है, कोई साया है। कौन? वो खुश्क होंठों पे जुबान फेरती बमुश्किल बोल पाई। टक टक टक। वो एक एक कदम उठाता हुआ उसके करीब आ रहा था। उसके कदमों की आवाज़ उस बंद कमरे में गूंज रही थी। मरियम एक एक कदम पीछे की तरफ उठाने लगी। खौफ से उसकी सब्ज़ आंखों में लाली आ चुकी थी। मरियम दीवार के साथ लगी। उसने बेसाख्ता अपने पीछे दीवार की तरफ देखा और जब सामने देखा तो वो शख्स बिल्कुल उसके करीब खड़ा था। इतना कि उसकी गर्म सांस से मरियम अपने चेहरे पे महसूस कर रही थी। मैरी। उसकी सरगोशी पे मरियम ने अपनी आंखें सख्ती से भींच लीं। कमरे का दरवाज़ा खुलने पर अनाइज़ा ने तेज़ी से डायरी को अपने पीछे छुपाया। कमरे में रूहान दाखिल हुआ था। अनाइज़ा मुंह खोले हैरत से उसे देखने लगी। आज वो पहली बार खुद उसके पास आया था। रूहान सबज आंखें झुकाए दरवाजे के पास खड़ा हो गया। उसका रुख अनाइज़ा की तरफ था। कैसे आना हुआ? वो बेरुखी से बोली। रेस्टोरेंट चलें? वो नज़रें झुकाए बामुश्किल बोला था। अपने धड़कते दिल को वो कैसे काबू कर रहा था ये सिर्फ वही जानता था। अनाइज़ा को लगा वो कोई ख्वाब देख रही है। क्या वाकई तुम सच कह रहे हो? वो खुशी से सोफे से उठ गई। रूहान ने सहमी हुई नज़रें उठा के अनाइज़ा की चमकती आंखों को देखा। उसे वो आंखें बहुत दिलकश लग रही थीं। बताओ ना, क्या तुम सच कह रहे हो? वो चमकती आंखों से उसे देखती हुई उसके करीब आई। रूहान का दिल पहले से भी तेज़ धड़कने लगा, मगर अपने डर पे काबू पाते हुए वो इस बार पीछे नहीं हटा था। वो वहीं खड़ा रहा। हाँ, उसने अनाइज़ा की तरफ देखे बगैर कहा। थैंक यू सो मच, मैं आज बहुत खुश हूँ। अनाइज़ा ने हंसते हुए रूहान के गाल खींचे और गेस्ट रूम से बाहर निकल गई। रूहान मुंह बसोरते हुए जाती हुई अनाइज़ा को देखने लगा। मैं कोई बच्चा थोड़ी हूँ। उसने नाराज़गी से चेहरा एक तरफ झटका। अनाइज़ा सुर्ख रंग की पाँव तक आती लॉन्ग फ्रॉक पहने कमरे से बाहर निकली। उसने स्याह चादर अपने कंधों के गिर्द लपेटी हुई थी। रूहान लाउंज में बैठा उसका इंतजार कर रहा था जब उसकी नज़र सीढ़ियाँ उतरती अनाइज़ा पे पड़ी। वो पहली बार अनाइज़ा को पलके झपके बगैर देख रहा था। आज वो उसे मामूल से ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। अनाइज़ा उसके पास आकर खड़ी हुई। उसने नोट कर लिया था कि रूहान उसे किस तरह से देख रहा है। चलें? उसने रूहान के करीब आके कहा। रूहान इतना ही बोल पाया और बाहर की जानिब चलने लगा। अकीला किचन से बाहर निकल रही थी जब उसकी नज़र रूहान और उसके साथ सजी संवरी अनाइज़ा पे पड़ी। अकीला हैरत से रूहान को आराम से उसके साथ जाता हुआ देख के हैरान हुई। उसके चेहरे पे हैरत और खुशी के मिले जुले तासुरात थे। उसने दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा किया और रूहान की हिफाजत की दुआ करने लगी। कुछ दिनों से स्नो फॉलिंग भी बंद थी, मगर रात के वक्त हल्की हल्की शुरू हो जाती थी। उस वक्त रात के 9 बज रहे थे, जिस वजह से स्नो फॉलिंग अभी शुरू ही हुई थी। रूहान और अनाइज़ा गाड़ी के पास आकर खड़े हुए। अनाइज़ा ड्राइविंग सीट के साथ वाली सीट पर बैठने लगी जब उसने परेशान चेहरे के साथ खड़े रूहान को देखा। क्या हुआ, बैठ क्यों नहीं रहे? वो मुझे ड्राइविंग नहीं आती, रूहान ये कह के मज़ीद परेशान होने लगा। क्या? अनाइज़ा का हैरत से मुंह खुला। रूहान ने शर्मिंदगी से चेहरा झुका लिया। अच्छा तुम इधर आके बैठो, वो कहती हुई खुद ड्राइविंग सीट की तरफ बढ़ गई। रूहान खामोशी से चलते हुए सीट पे आके बैठ गया। अनाइज़ा ड्राइविंग सीट पे बैठी और गाड़ी गेट से बाहर निकाल ली। मुझे तो यहाँ के रेस्टोरेंट्स के बारे में कुछ मालूम नहीं है, तुम बताओ कहाँ जाना है? अनाइज़ा ने गाड़ी में डेरा जमाई हुई खामोशी को तोड़ा। मैं कभी बाहर नहीं गया। रूहान ने यह कह के खिड़की से बाहर देखा। अनाइज़ा के लिए ये दूसरा झटका था। वो आंखें खोले उसे देखने लगी, मगर रूहान ने उसकी तरफ रुख नहीं किया। चलें फिर मार्केट चलते हैं,
रेस्टोरेंट का भी पता चल ही जाएगा। चूंकि रूहान का घर शहर से कुछ फासले पे था, जहाँ आसपास जंगल था और दूर दूर तक कोई घर नहीं था। दुर्दाना बेगम ने यह घर सिर्फ रूहान के लिए खरीदा था, ताकि यहाँ से लोगों का गुजर ना हो और उससे रूहान पुरसकून रहेगा। गाड़ी जैसे ही आबादी में दाखिल हुई, रूहान की तबीयत बिगड़ने शुरू हो गई, मगर वो ये बात अनाइज़ा को शो नहीं करना चाहता था। अनाइज़ा ने एक रेस्टोरेंट के आगे गाड़ी रोकी। चलें, वो रूहान की तरफ देख के मुस्कुराते हुए बोली। रूहान ने मस्बत अंदाज में सर हिलाया और वो दोनों गाड़ी से बाहर निकले। रेस्टोरेंट में दाखिल होते ही रूहान को लगा जैसे सभी लोग उसी की तरफ देख रहे हों। वो मजीद घबराने लगा। ओहो, मैं अपना मोबाइल गाड़ी में भूल आई, तुम रुको, मैं भी आई। अनाइज़ा बाहर के गेट की तरफ बढ़ गई, जब 3 लड़के रेस्टोरेंट से बाहर निकलते हुए रूहान के पास आके रुके। लुक एट हिम, व्हाट अ हैंडसम बॉय ही इज़, एक लड़के ने रूहान की तरफ देखते हुए कहा। ही इज़ रियली सो हैंडसम दैट माई इंटेंशंस इज़ गेटिंग वर्स, दूसरे लड़के ने कहा तो तीनों ने कहा लगाया। रूहान का जिस्म कांपने लगा। वो यहाँ से भाग जाना चाहता था। उसने एक नज़र बाहर के दरवाजे की तरफ देखा कि कब अनाइज़ा आएगी। वाई आर यू सो स्केयर्ड, वी वॉन्ट ईट यू टेस्टी बॉय, एक लड़का रूहान के करीब आके बोला। कम विद अस एंड यू विल फॉरगेट टू बी अफ्रेड, उसने रूहान के कान में कहा। रूहान बाहर की तरफ भागा और वो लड़के भी उसके पीछे भाग पड़े। रूहान भागता हुआ गाड़ी के पास आ रहा था जब वो अनाइज़ा से टकरा गया। रूहान का पूरा जिस्म कांप रहा था। अनाइज़ा को उसकी हालत देख के झटका सा लगा। रूहान, क्या हुआ? वो रूहान ने उन लड़कों की तरफ इशारा किया जो भागते हुए रूहान और अनाइज़ा के करीब आके खड़े हो गए थे। हु आर यू गाइस, अनाइज़ा ने उन्हें घूरते हुए पूछा। हे, गिव दिस बॉय टू अस, उनमें से एक ने कहा। वाई डू यू लुक लाइक हिज फादर, अनाइज़ा ने गुस्से से कहा। लिसन टू अस क्विकली अदरवाइज द आउटकम विल नॉट बी गुड, उस लड़के ने जैकेट के अंदर से गन निकाल ली। अनाइज़ा ने रूहान का कपकपाता हुआ हाथ मजबूती से थामा। रूहान ने सहमी हुई नज़रों से अनाइज़ा की तरफ देखा और उसके हाथ में अपने हाथ की गिरफ्त सख्त की। नाउ गिव दिस बॉय टू अस, उस लड़के ने अपनी बात दोहराई। रूहान, भागो, अनाइज़ा उसका हाथ पकड़ के रेस्टोरेंट की तरफ भागने लगी तो रूहान भी उसके साथ भागने लगा। सिक्योरिटी सिक्योरिटी हेल्प अस, वो ऊंची आवाज़ में चिल्ला रही थी। अनाइज़ा के इस अचानक अमल पे उन लड़कों को समझ में नहीं आया कि ये क्या हो गया और वो खड़े हुए उन दोनों को भागते हुए देखते रहे। रेस्टोरेंट के बाहर मौजूद सिक्योरिटी फ़ौरन उनकी तरफ बढ़ी। सिक्योरिटी को देखकर वो लड़के भागे और मिनटों में ही हवा हो गए। रूहान लंबे लंबे सांस लेने लगा, उसकी आंखें बंद हो रही थीं और अगले ही पल वो ज़मीन पे गिर गया। रूहान, अनाइज़ा घुटनों के बल बैठ के उसका चेहरा थपथपाने लगी। रूहान, आंखें बंद नहीं करना प्लीज़, हम अभी घर चलते हैं, हाँ सब ठीक हो जाएगा। उसको शदीद पछतावा हो रहा था रूहान को बाहर लाके। उसने सिक्योरिटी गार्ड की मदद से रूहान को गाड़ी में लिटाया और गाड़ी स्टार्ट की। फुल स्पीड से गाड़ी ड्राइव करते हुए 15 मिनट बाद गाड़ी घर के सामने रुकी। शफीक ने गेट खोला। जल्दी इधर आओ, रूहान को उठा के कमरे तक छोड़ के आओ, अनाइज़ा गाड़ी से बाहर निकल के बोली। क्या हुआ रूहान बाबा को? शफीक भागता हुआ गाड़ी के पास आया। सवाल जवाब नहीं करो, रूहान को कमरे तक पहुंचाओ। शफीक ने रूहान को उठाया और घर के अंदर दाखिल हुआ। अनाइज़ा गाड़ी पार्क करके तेज़ कदमों से घर के अंदरूनी हिस्से में दाखिल हुई। वो कमरे में पहुंची तो शफीक के साथ अकीला भी कमरे में मौजूद थी। बेगम साहिबा, मैंने आपको रोका भी था मगर आप नहीं रुकी, अब नतीजा देख लिया ना, क्या हालत होगी रूहान बाबा की। अकीला की आंखें भर आई। अनाइज़ा को अपनी गलती का शिद्दत से एहसास हो रहा था। वो अपनी ज़ात के लिए रूहान की ज़ात को तकलीफ पहुंचा चुकी थी। अनाइज़ा रूहान की तरफ बेड पे आके बैठी और दराज खोल के फोबिया की टैबलेट्स निकालने लगी। रूहान का जिस्म अभी तक कांप रहा था। इतनी ठंड के बावजूद उसकी कनपट्टियाँ पसीने से भीग चुकी थीं। अनाइज़ा ने उसे टैबलेट्स खिलाईं। अकीला और शफीक कमरे से बाहर निकल गए। अनाइज़ा बेड की दूसरी साइड पर आके लेटी। उसका रुख रूहान की तरफ था। टैबलेट्स के ज़ेर असर रूहान पर सकून तारी होने लगा। आई एम सॉरी रूहान, आइंदा कभी किसी बात के लिए तंग नहीं करूँगी, अनाइज़ा ने दुखी लहजे से कहा। रूहान ने उसकी बात का जवाब नहीं दिया और खामोशी से लेटा रहा। अनाइज़ा रूहान की तरफ कमर करके लेटी। आंसुओं की लड़ियाँ उसकी आंखों से बहने लगी। क्या रिश्ता था ये, जिसमें ना मोहब्बत थी ना कोई खुशी। कैसे गुजारा कर पाएगी वो अपनी तमाम उम्र इस बराए नाम रिश्ते के साथ। ये सोच आते ही वो अपनी सिसकियों को दबाने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन फिर भी रूहान को मालूम हो गया कि वो रो रही है। दिल की तकलीफ़ को बर्दाश्त ना करते हुए रूहान के आंसू भी गाल भिगोने लगे। क्या था वो, क्या मकसद था उसका इस दुनिया में? ना वो अनाइज़ा से मोहब्बत कर सकता था, ना वो उसकी ख्वाहिशों को पूरा कर सकता था। शायद वो कभी एक अच्छा शौहर साबित नहीं हो पाएगा। ये सब सोच सोच के रूहान के तकलीफ ज़दा दिल में मज़ीद टीसें उठने लगीं। रात देर तक जागने के सबब वो दोनों सुबह देर से उठे थे। उन दोनों की आंखों का हाल रात की हालत बयान कर रहा था, मगर दोनों ने ही एक बार भी एक दूसरे से नज़रें नहीं मिलाई थी। दोपहर का वक्त था। अनाइज़ा बार बार अपने पापा को कॉल मिला रही थी, मगर आगे से कोई जवाब मौसूल नहीं हो रहा था। वो परेशान होने लगी। आखिर अपनी मर्ज़ी की जगह ब्याहने के बाद भी अब क्या वजह थी जो उसके पापा ने उससे एक बार भी राब्ता ना किया। अनाइज़ा को अचानक डायरी का याद आया। ओह, वो तो मैं कल रात गेस्ट रूम में ही भूल आई थी। खुद कलामी करते हुए वो जल्दी से उठी और गेस्ट रूम में पहुंची। डायरी अभी भी सोफे पर ही पड़ी थी। अनाइज़ा ने शुक्र अदा किया कि डायरी अकीला या शफीक के हाथ नहीं लग गई। उसने बैठ के डायरी खोली। वो उसी सफ़े पे बंद थी। माजी, क्यों लाए हो तुम मुझे यहाँ? कौन हो तुम? मरियम सिसकती हुई आवाज़ में उससे सवाल कर रही थी। उस शख्स ने एक हाथ बढ़ाकर अपने चेहरे से हुडी को हटाया। उसे देखकर मरियम के पांव तले से ज़मीन निकल गई। राहील? वो आंखें फाड़े उसे देख रही थी। डेविल, राहील नहीं, डेविल।
उसने मरियम की आंखों में आंखें गाड़ते हुए कहा। क्या क्या मतलब? और तुम मुझे इतने दिनों से खौफजदा कर रहे थे, मुझे अगवा किया, अरसम को मारा, ये तुम थे? वो सिसकने लगी। श्श। डेविल ने उसके होंठों पर उंगली रखी। मरियम सहम गई। आज के बाद मैं तुम्हारे मुंह से अरसम का नाम ना सुनूं। उसने सरगोशी की। मरियम को कहीं से भी वो राहील नहीं लग रहा था। कहाँ था वो राहील जो हर वक्त हंसता मुस्कुराता था, सबसे मजाक करता था, और कहाँ ये राहील जो उस खौफनाक हुलिये में उसके सामने कोई दूसरी खौफनाक मखलूक ही लग रहा था। क्यों किया तुमने ये सब? मरियम ने उसकी बड़ी बड़ी आंखों में देखा। तुम्हें पाने के लिए। उसने मरियम की कमर में हाथ डाल के उसे खुद से करीब किया। क्या? मरियम को अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। वो अपना आप डेविल से छुड़वाने लगी। राहील, तुम होश में तो हो, और छोड़ो मुझे। वो सख्त मुजाहिमत करने लगी। कहा ना राहील नहीं हूं मैं। वो चेहरे पे नागवारी लाते हुए मरियम की आंखों में देख के बोला। मरियम को उससे फिर खौफ आने लगा। डेविल नाम है मेरा, डेविल। उसने एक एक लफ्ज़ चबा के कहा। मरियम सहमी हुई आंखों से उसे देख रही थी। क्या नाम है मेरा? बोलो। उसने अपनी गर्दन एक तरफ मोड़ते हुए आहिस्ता से कहा। मरियम को उस वक्त वो कोई जिन ज़्यादा ही महसूस हो रहा था। मरियम खामोश रही। बोलो। डेविल ने उसकी कमर पे गिरफ्त को सख्त किया। डेविल। मरियम से उसकी कुर्बत बर्दाश्त नहीं हो रही थी। डेविल ने अपना चेहरा मरियम के मज़ीद करीब किया। मरियम ने खौफ से आंखें बंद कर लीं। उसने मरियम के कान के साथ अपने होंठ लगाए। और तुम मैरी, सिर्फ डेविल की मैरी। ये कह के उसने मरियम के कान की लौ को अपने दांतों से दबाया। मरियम के मुंह से सिसकी निकली तो डेविल के होंठों पर पुरकशिश मुस्कुराहट रूनुमा हुई। इसकी आदत डाल लो, क्योंकि बहुत जल्द तुम मेरी दस्तरस में होगी, मेरी बीवी बनकर। उसने मरियम को अपनी गिरफ्त से आज़ाद किया और दरवाज़ा खोल के बाहर निकल गया। मरियम अभी भी सख्ते की हालत में वहीं खड़ी थी। वो तो अरसम के निकाह में थी। फिर क्या मतलब इसका? कहीं वो अरसम की जान? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो सिसकते हुए ज़मीन पर बैठ गई। मौला बख्श गाड़ी लेकर आया तो अपने सामने अरसम और दुर्दाना बेगम को जख्मी पाया। वो भागता हुआ गाड़ी से बाहर निकला। बेगम साहिबा, क्या हुआ आपको? उसने दुर्दाना बेगम का चेहरा थपथपाया। छोटे साहब जी। वो भागता हुआ अरसम के पास आया। उसने सड़क पर फैला हुआ खून देखा तो मजीद परेशान हुआ। उसने अरसम और दुर्दाना बेगम को गाड़ी में लिटाया और हॉस्पिटल की तरफ गाड़ी का रुख किया। दोनों खानदान हॉस्पिटल पहुंच चुके थे। वो शदीद परेशान थे कि ऐसे कैसे हो सकता है। उन सबकी तो किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं थी। सफ़िया बेगम तब से रोए जा रही थीं क्योंकि उनकी बेटी लापता थी। चची जान मत रोएं, मरियम मिल जाएगी। राहील ने सफ़िया बेगम को हौसला देना चाहा। अरे कैसे ना रोऊं? अरसम और दुर्दाना की हालत तो देख रहे हो ना। साफ साफ पता चल रहा है वो जो कोई भी था मेरी मरियम के पीछे था। चची जान, अल्लाह सब खैर करेगा। सफ़िया बेगम के साथ बैठी शहजादी ने रो रो के अपनी हालत बिगाड़ ली थी। उसे मेहंदी की रात वाली बात याद आ रही थी जब मरियम ने उसे बताया था कि कोई है जो उसे डराता है, उसे तंग करता है। मगर शहजादी ने उस बात को संजीदा नहीं लिया था। अब उसे सख्त पछतावा हो रहा था कि यह बात सबको बता देनी चाहिए थी। डॉक्टर कमरे से बाहर निकला। डॉक्टर साहब, मेरी बीवी और बेटा कैसे हैं? कमाल साहब ने पूछा। मरीज़ा को होश आ चुका है, उनके सर में बस चोट लगी है और परेशानी की और कोई बात नहीं है। और मेरा बेटा? उनके सर में कोई तेज़ छुरी जैसी चीज़ लगी है। ज़ख़म बहुत गहरा है, खून भी काफ़ी हद तक बह चुका है। आप में से जिसका खून मैच कर गया उसे मरीज़ को खून देना होगा। डॉक्टर, मैं दूंगा खून। मेरा और अरसम भाई का एक ही ब्लड ग्रुप है। राहील खड़ा होकर बोला। ठीक है, आप कमरे में चलिए, डॉक्टर ने कहा। डॉक्टर साहब, मेरे बेटे को कब तक होश आ जाएगा? कमाल साहब की आंखें भरने लगी। बस दुआ कीजिए, डॉक्टर कहता हुआ वापस कमरे में चला गया। राहील भी उसके पीछे चल दिया। ना जाने किसकी नज़र लग गई हमारी खुशियों को। अल्लाह सब खैर करेगा कमाल। जमाल साहब ने कमाल को हौसला दिया। कमाल और सफ़िया बेगम दुर्दाना बेगम से मिलने के लिए कमरे में आ गए। दुर्दाना, कैसी हो तुम? कमाल साहब ने उनके पास बैठ के पूछा। मरियम, वो सरगोशी में बोली। क्या हुआ मेरी बच्ची को दुर्दाना? कहाँ है वो? सफ़िया बेगम बोली। तीन आदमी थे, मरियम को ले गए। उन्होंने ये कह के लंबा सांस लिया। लेकिन कहाँ? सफ़िया बेगम के पाँव तले से ज़मीन निकली थी। नहीं मालूम। पेशेंट से ज़्यादा बात मत कीजिए। कमरे में नर्स दाखिल हुई। सफ़िया बेगम रोते हुए कमरे से बाहर आ गई और कमाल साहब उनके पास ही रहे। रात का 1 बज रहा था जब अरसम को ब्लड देने के बाद राहील कमरे से बाहर निकला। राहील, चलो हमें पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाने जाना है, जमाल साहब ने कहा। किस चीज़ की रिपोर्ट चाचा जान? मरियम के अगवा की। ये कहते हुए जमाल साहब की आंखों से आंसू जारी हुए। ओह हाँ सही, चाचा जान आप परेशान मत हो, मरियम को कुछ नहीं होगा, इंशाअल्लाह सलामत मिल जाएगी। आमीन, अल्लाह करे ऐसा ही हो। सफ़िया, शहजादी, उठो तुम दोनों, मैं तुम्हें घर छोड़ दूँ, फिर मुझे और राहील को पुलिस स्टेशन जाना है। सफ़िया बेगम और शहजादी उठी और उनके साथ चल दी। उन्होंने उन दोनों को घर छोड़ा और पुलिस स्टेशन पहुंचे। आइए राना जमाल साहब, आज यहाँ का रुख कैसे किया? चूँकि राना जमाल और कमाल दोनों ही गांव के सबसे अमीर बंदे थे, गांव की आधी से ज़्यादा ज़मीनें उन दोनों भाइयों की थीं, इसलिए लोग उनके पास अपने काम लेके आते थे और वो अपनी ताकत के बलबूते पे उनका काम आसानी से करवा देते थे। उन कामों को पूरा करने में अक्सर उन्हें इंस्पेक्टर शराफत खान से रब्ता करना पड़ता था। जमाल साहब खामोशी से कुर्सी पर बैठ गए। शराफत खान उन्हें यूं परेशान देख के हैरान हुआ। राना साहब, खैरियत तो है? आप कुछ परेशान लग रहे हैं, उसने पूछा। रिपोर्ट लिखवानी है, जमाल साहब बोले। रिपोर्ट? किस चीज़ की? शराफत खान ने पूछा। मेरी बेटी के अगवा की रिपोर्ट, वो सर झुकाए बोले। क्या?
मरियम बेटी अगवा हो गई, लेकिन कैसे? इंस्पेक्टर हैरान हुआ था। जमाल साहब में तो पूरी बात बताने की हिम्मत ना थी, इसलिए राहिल ने जितना सुना था उतना उन्हें बता दिया। लेकिन जमाल साहब, जब सब गाड़ियाँ एक ही रास्ते से जा रही थीं तो अरसम ने वो सुनसान शॉर्टकट रास्ता क्यों इस्तेमाल किया? इंस्पेक्टर को इस बात ने हैरान किया था। अरसम से आगे हमारी गाड़ी थी, पहले हमने वो रास्ता इस्तेमाल किया था, शायद हमें देख के अरसम ने भी ऐसे ही किया, जमाल साहब ने कहा। तो फिर मेरा यही सवाल आपसे है राना साहब, आपने वो रास्ता क्यों चुना जो सुनसान है और अक्सर वहाँ पे वारदातें भी होती हैं? ये सब तो आपको भी मालूम था। राहिल मेरे साथ था, इसकी तबीयत ख़राब होने लगी थी, इसने कहा कि इस रास्ते से चलते हैं, घर जल्दी पहुँच जाएंगे। इंस्पेक्टर ने राहिल की तरफ देखा। आपको अचानक क्या हो गया था जो उस रास्ते से जाने का रिस्क ले लिया? खाना खाने के बाद मेरी तबीयत बिगड़ने लगी थी, शायद बदहज़मी हो गई थी, इसलिए मैं जल्द अज जल्द घर पहुंचना चाहता था, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि मुझे देख के अरसम भाई भी उसी रास्ते पे आ जाएंगे। राहिल ने कहा। तो अब आपकी तबीयत कैसी है? मतलब आपको देख के लगता तो नहीं है कि कुछ देर पहले आपकी तबीयत ख़राब थी। आप तो बिल्कुल ठीक ठाक बैठे हैं माशाल्लाह से। इंस्पेक्टर ने राहिल का अच्छी तरह जायज़ा लेते हुए कहा। आप मुझ पे शक कर रहे हैं? राहिल को गुस्सा आने लगा। देखो मियाँ, हम पुलिस वाले जब तक मुलजिम ना मिल जाए हर एक को शक की नज़र से देखते हैं। अगर एक दो सवाल मैंने आपसे कर लिए तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। शराफत खान ये हमारे घर का बच्चा है, उसके बचपन से ये हमारे साथ है, आप इसकी तरफ से बेफिक्र रहें और जितनी जल्दी हो सके मरियम को ढूंढें। ठीक है राना साहब, आप कहते हैं तो मैं आपकी फैमिली में से किसी से सवाल जवाब नहीं करूँगा, लेकिन आपने वो पंजाबी की मिसाल तो सुनी ही होगी, कर दी कुत्ती चोरा नाल मिली। बस बहुत हो गया चाचा जान, मैं अब यहाँ 1 मिनट नहीं रुकना चाहता। राहिल गुस्से से उठा। अरे अरे क्या हो गया बच्चे, बैठो तो सही, इंस्पेक्टर ने कहा। इंस्पेक्टर शराफत, मैंने आपसे कह दिया जब कि राहिल का इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं है, तो आप इस पे शक क्यों कर रहे हैं? जमाल साहब ने कहा। ठीक है राना साहब, जैसे आपकी मर्ज़ी, और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि आपकी बच्ची जल्द अज जल्द मिल जाए। मेहरबानी होगी आपकी। चलो राहिल। जमाल साहब उठे और वो दोनों पुलिस स्टेशन से निकल गए। सुबह होने वाली थी। राहिल और जमाल साहब पुलिस स्टेशन से वापस हॉस्पिटल आ गए थे। डॉक्टर ने अरसम का फिर से चेकअप किया और कमरे से बाहर निकलकर उनकी तरफ बढ़ा। हमने अपनी पूरी कोशिश की है, लेकिन क्या डॉक्टर साहब? डॉक्टर अभी बोल ही रहा था जब कमाल साहब बोले। मरीज़ कोमा में चला गया है, उसका ज़िंदगी की तरफ वापस लौटना मुश्किल लग रहा है। क्या? मेरा बेटा कोमा में? कमाल साहब कुर्सी पे गिरते गिरते बैठे। चाचा जान संभालें खुद को। राहिल ने उन्हें पकड़ के बिठाया। डॉक्टर कोई तो तरीका होगा जिससे उसे होश आ जाए, राहिल ने कहा। एक ही रास्ता है और वो है सिर्फ दुआ का रास्ता, डॉक्टर ने जवाब दिया। कमाल साहब रोने लगे। उनका जवान बेटा इस हाल में पहुंच चुका था और वो बेबस थे।